गुड मॉर्निंग। हाँ, तबीयत सही नहीं है मेरी यार, बिल्कुल भी। ठंड लगे। अह, वो जोश लाया जब भी ऊपर चढ़ पाया यहाँ तक। नहीं तो ऊपर भी चढ़ने में दिक्कत आ रही थी मेरे को। नहीं, लिफ्ट नहीं यूज़ करनी। हाँ, तो एक मिनट। अब पहली चीज़ आपको ध्यान में रखना है, जब अपन न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करेंगे तो इसमें हमारे पास नर्वस टिश्यूज आती हैं पहले तो। और नर्वस टिश्यूज हमारे पास दो तरह की होती हैं। एक न्यूरॉन्स और दूसरा होता है हमारे पास न्यूरोग्लिया। जनरली हमारे ब्रेन में कितने न्यूरॉन्स होते हैं? 100 बिलियन। हाँ, बहुत सारे। सही जवाब, बहुत सारे। तो लगभग लगभग 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं और उससे भी 10 से 50 गुना ज़्यादा न्यूरोग्लिया होते हैं। मतलब अगर मैं यहाँ पर न्यूरॉन्स की बात करूँ तो न्यूरॉन्स की संख्या लगभग लगभग 100 बिलियन है और इन्हें हम कहते हैं कंडक्टिंग सेल्स। अगर ये कंडक्टिंग सेल्स है मतलब ये क्या कंडक्ट कर रहे हैं? करंट, इम्पल्स। अपन ने जब बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन पढ़ा था तो अपन ने कहा था अपने शरीर में दो ही ऐसे सेल्स हैं जिनमें करंट या इम्पल्स पैदा करने की क्षमता है। एक तो कार्डियक सेल्स, जिसमें अपन ने कार्डियक इम्पल्स पढ़ा था जिसको हार्ट बीट भी कह रहे थे, और यहां पर हम पढ़ेंगे नर्व इम्पल्स। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, और मैंने आपसे कहा था जहां कहीं भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होंगे वहां पर किसका फ्लो होगा? आयंस, सोडियम और पोटेशियम। तो कार्डियक सेल्स में भी आयंस फ्लो होते हैं इसलिए इंपल्स फ्लो करेगी। यहां पर भी हम देखेंगे आयंस का फ्लो होगा इसलिए इनको कंडक्टिंग सेल्स कहते हैं। और क्योंकि ये कंडक्टिंग सेल्स हैं इसलिए इनको हम नर्वस सिस्टम के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट्स कहते हैं। हां, लेकिन इनमें क्या नहीं देखा जाता? कार्डियक सेल्स के जैसे जैसे इनमें भी डिवीजन नहीं होता। तो जब हम कहते हैं कि जब इन सेल्स में डिवीजन ही नहीं होता तो ब्रेन ट्यूमर कैसे होता है? भाई, ट्यूमर इज एबनॉर्मल डिवीजन। जरूरत से ज्यादा सेल डिवीजन होता है तब ट्यूमर होता है। इनमें तो डिवीजन की प्रॉपर्टी नहीं है, तो ब्रेन में ट्यूमर न्यूरोग्लिया के कारण होगा। ठीक है, तो ब्रेन ट्यूमर अगर हो रहा है तो उसमें कौन से सेल्स एबनॉर्मली डिवाइड कर रहे हैं? न्यूरोग्लिया। तो न्यूरोग्लिया, पहली चीज तो यह है कि ये इंपल्स तो कंडक्ट नहीं करते। ये कैसे सेल्स हैं? नॉन कंडक्टिंग सेल्स हैं। लेकिन इनमें क्या प्रेजेंट होता है? डिवीजन प्रेजेंट है। और हम देखेंगे कि ये बेसिकली कैसे सेल्स होते हैं? सपोर्टिंग सेल्स। अभी हम देखेंगे 5 अलग अलग तरह के न्यूरोग्लिया होते हैं जिनका अलग अलग काम होता है। तो एक बार ये चार्ट बना लो, फिर हम देखते हैं न्यूरोग्लिया के टाइप्स।
लिख लिया यहां तक ना? धीरे धीरे लिखोगे तो भी चलेगा। अब देखो न्यूरोग्लिया जो है वो हम लोग 5 अलग तरह के देखेंगे। देखो वो ना वहां से यहां तक की दूरी भी ऐसे है। अच्छा, नाप भी लिया आपने? आज मास का आपका ना लिया आज आप? अच्छा, मतलब ना क्या आयो आज? नहीं नहीं, मतलब वो तो क्या होता है, जो आदमी जो अपने ऊपर गुजरती है तो वो उसी का जो प्रतिबिंब है वो दूसरों में देखना चाहता है। मतलब सर्दियों में मैं तो रोज नहाता नहीं, तो कल नहा लिया, आज टिक गया। हाँ, ठंड में रोज क्या नहाना? द होल ऑब्जेक्टिव ऑफ टेकिंग अ बाथ इज मिस इंटरप्रेटेड एंड मिस ट्रीटेड। मतलब नहाने का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? हाँ, आदमी को तब नहाना चाहिए जब वो गंदा हो, फ्रेश होने के लिए या कुछ नहीं है करने के लिए, या पता नहीं, बस मतलब वेन यू गेट डर्टी यू शुड टेक अ बाथ। तो गर्मियों में तो पसीना वसीना आता है, गंदे वंदे हो जाते हैं। ठंड में घर के अंदर बैठे हो तो कैसे गंदे हो रहे हो? नहीं आता, फिर रोज क्यों नहाना? और शेर भी नहीं नहाता रोज सर्दियों में तो। शेर नहीं नहाता रोज। हाँ, रोज नहीं नहाता वो। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग का मतलब ये इंपल्स ट्रांसफर नहीं करेगा भाई। हाँ, देखो आज जो मेरे शब्द निकल रहे हैं ना वो कमजोरी से भी निकल सकते हैं, तो ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा। अब 5 तरह के न्यूरोग्लिया है हमारे, मतलब नहीं ये नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसके अलावा जो होगा ये सही है। अब 5 तरह के न्यूरोग्लिया है हमारे पास। एस्ट्रोसाइट्स, हाँ कौन से? ऑइस्टियो आते ही वो कहां पर होगा? बोन्स। मसल्स, सार्को, सार्को लगाओ प्रीफिक्स, सार्को मतलब मसल से, हेपेटो मतलब लिवर से, पल्मनरी मतलब लंग से, रीनल किडनी से, ओइस्टियो। अब ये 5 तरह के न्यूरोग्लिया है, अगेन अपनी करंट एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन पुराने एनसीईआरटी में पांचों के बारे में दे रखा है। पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है, एस्ट्रोसाइट्स ऐसे न्यूरोग्लिया हैं जो क्या बनाते हैं? ब्लड ब्रेन बैरियर। ब्लड ब्रेन बैरियर का मतलब है कि ब्लड से होते हुए कोई भी टॉक्सिक पदार्थ ब्रेन में एंटर ना करे, उसको रोकने का काम कौन करेगा? एस्ट्रोसाइट। और इसी में एबनॉर्मल डिवीजन से ब्रेन ट्यूमर होता है मेनली। माइक्रोग्लायो हमने पढ़ा था, शाबाश। ब्रेन के अंदर जो फैगोसाइटिक सेल्स हैं वो माइक्रोग्लायोसाइट्स होते हैं, इनको ग्लायल सेल्स भी कहते हैं। ओलिगोडेंड्रोसाइट, श्वॉन सेल्स, दोनों का काम एक ही है, दोनों माइलिन शीथ बनाते हैं। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हो, श्वॉन सेल्स हो, दोनों माइलिन शीथ बनाते हैं। फर्क यह है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीथ बनाते हैं, और श्वॉन सेल्स जो हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में
माइलिन शीथ बनाते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन बनाएगा? ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीथ कौन सिक्रीट करेगा? श्वान सेल्स। लेकिन अपने शरीर में जितने भी न्यूरॉन्स हैं, हर न्यूरॉन के अंदर श्वान सेल जरूर प्रेजेंट होगा। इसलिए एनसीईआरटी ने जो न्यूरॉन का डायग्राम बना रखा है उसमें भी ऐसे कॉन्सेंट्रिक लेयर्स में श्वान सेल्स बना रखे हैं। और फाइनल सेल्स होते हैं एपिंडाइमल सेल्स। एपिंडाइमल सेल्स ब्रेन के अंदर की जो कवरिंग है, यानी ब्रेन की जो अंदर की एपिथीलियम है, वो किससे बनी होती है? एपिंडाइमल सेल से। तो सबका काम आपको पता होना चाहिए। लिख लेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरोग्लिया। पहला एस्ट्रोसाइट्स, दे फॉर्म द ब्लड ब्रेन बैरियर। The blood brain barrier. Next, microgliocytes. Simple phagocytic cells. Microgliocytes, phagocytic cells. Next, oligodendrocytes. Oligodendrocytes में form myelin sheath in central nervous system. Central nervous system, CNS. Oligodendrocytes में they form myelin sheath in central nervous system. और Schwann cells they form myelin sheath in peripheral nervous system. यहाँ पे एक नोट लिख लेंगे श्वान सेल्स के बारे में। Schwann cells are present Schwann cells are present as concentric layers. Schwann cells are present as concentric का मतलब एक के अंदर एक, are present as concentric layers within axons. और नेक्स्ट पॉइंट लिख लेंगे Schwann cells are present in both myelinated and non-myelinated axons. Schwann cells are present in both myelinated and non-myelinated axons. और आखिरी में एपिंडाइमल सेल्स, ependymal cells form the inner epithelium of brain. Form the inner epithelium of brain.
ठीक है, तो ये सारे न्यूरोग्लिया है, मतलब कोई न्यूरोग्लिया इम्पल्स ट्रांसफर नहीं कर रहा, अलग अलग काम दर्शा रहा है। अब हमारे पास, हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। एक सेकेंड रुकना। हाँ, सोमा। एक मिनट बता रहा हूँ अभी, एक सेकेंड।
एक बार बना लो फिर हम समझते हैं। हाँ भाई, अब एक सेकेंड। अब ये हमारे पास न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। पहली चीज, न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को अपन तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक ये मेन सेल बॉडी है। सेल बॉडी को आप साइटोन भी कह सकते हो, सोमा भी कह सकते हो, पेरिकैरियन भी कह सकते हो। और बाकी आपके पास छोटे से प्रोसेसेस है जिसे कहते हैं डेंड्राइट, और एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं एक्सॉन। तो आपके पास न्यूरॉन के स्ट्रक्चर तीन चीजों से मिलकर बना है। सेल बॉडी यानी साइटोन से, एक सिंगल एक्सॉन से, और आपके पास बहुत सारे डेंड्राइट से। ठीक है, ये न्यूक्लियस है आपके पास, और ये छोटे छोटे काले काले अपन ने क्या बनाए, निसल ग्रैन्यूल्स। हम देखेंगे क्या है। ये जो एक्सॉन है सबसे बड़ा पार्ट है, और ये न्यूरॉन का इतना लंबा पार्ट है कि अगर कोई न्यूरॉन ब्रेन से चालू हो रहा है तो उसका एक्सॉन पैरों तक चला जाता है। तो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा है न्यूरॉन का, आपके पास एक्सॉन है। एक्सॉन के अंदर कॉन्सेंट्रिक लेयर्स में आपको क्या मिलेंगे, श्वान सेल्स। और ये बाहर क्या लगी हुई है, माइलिन शीथ। जहां पर माइलिन शीथ नहीं है उसे क्या कहते हैं, नोड्स ऑफ रैनवियर। ये एक्सॉन के एंड्स है जिसको एक्सॉन टर्मिनल या टीलोडेंड्रिया भी कह सकते हो। और उसके अंत में ऐसे बलून लाइक स्ट्रक्चर्स क्या है, साइनैप्टिक नॉब, जिसमें वेसिकल्स होंगे, और वेसिकल्स के अंदर हम देखेंगे न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर होंगे। बन गया।
पेरी कैरियन, बन गया अब तो। टेस्ट कैसा हुआ? किन्होंने नहीं दिया? किन्होंने टेस्ट नहीं दिया? हाँ, खड़े कुछ नहीं होना है। क्यों? क्यों नहीं दिया? तबीयत? अरे तबीयत खराब। और क्यों नहीं दिया? इसमें हंसने वाली बात क्या होगी? और बाकी तुमने दिए? अब तो क्या संडे टेस्ट है? एवरी संडे? अच्छा, किसकी? तो पता होगा। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ वो बात। मतलब ठीक है भाई, चलो अब लिखेंगे। हाँ, ठीक है। न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में अब एक मिनट, न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में पहला हमारे पास आएगा सेल बॉडी, सोमा, साइटोन या पेरिकैरियन कहते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे पहले तो सेल बॉडी के अंदर आपको पता होना चाहिए एक सिंगल न्यूक्लियस होता है। तो सेल बॉडी या साइटोन में सिंगल न्यूक्लियस होगा। कौन सा सेल ऑर्गेनेली नहीं होता? सेंट्रियोल्स नहीं होते। और सेंट्रियोल्स नहीं होते इसलिए सेल बॉडी में क्या नहीं देखा जाता? डिवीजन, या न्यूरॉन में डिवीजन नहीं होता। फिर इनके अंदर एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेली होते हैं जिसे क्या कहते हैं? निसल ग्रैन्यूल्स। निसल ग्रैन्यूल्स बेसिकली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या राइबोसोम्स के मॉडिफिकेशन होते हैं। और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या राइबोसोम्स के मॉडिफिकेशन काम किस में करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस में काम करते हैं। ठीक है, तो ये किसके स्ट्रक्चर आपको याद है? सेल बॉडी में। लिख लो फटाफट। पहला पॉइंट, सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट। दूसरा, सेंट्रियोल्स एब्सेंट। सेंट्रियोल्स एब्सेंट। और तीसरा, स्पेशलाइज्ड निसल ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट। स्पेशलाइज्ड निसल ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट।
अब ये क्या होता है लिख लेंगे, निसल ग्रैन्यूल्स आर मॉडिफिकेशंस ऑफ Nissl granules are modifications of ribosomes or RER are modifications of ribosomes or RER and function in protein synthesis. Modifications of ribosomes or RER and function in protein synthesis. ठीक है, तो ये तो आपके पास सेल बॉडी हुआ। अब आपके पास न्यूरॉन के अंदर दूसरा स्ट्रक्चर आता है जो प्रोसेस। अब ये दो हैं, डेंड्राइट्स और एक्सॉन। सबसे पहली चीज तो डेंड्राइट्स छोटे होंगे या बड़े, तो डेंड्राइट्स आपके पास स्मॉल होंगे और इनकी संख्या एक या एक से ज़्यादा होगी, जबकि न्यूरॉन हमेशा कैसा होगा, एक्सॉन हमेशा लॉन्ग होगा और हमेशा एक ही होगा। तीसरा इंपॉर्टेंट है, डेंड्राइट्स के अंदर आपको क्या मिलेंगे, निसल ग्रैन्यूल्स मिलेंगे, लेकिन एक्सॉन के अंदर निसल ग्रैन्यूल्स नहीं मिलेंगे। और फाइनली जब इंपल्स ट्रांसफर होगा, हम देखेंगे, तो इंपल्स जब ट्रांसफर होगा तो डेंड्राइट्स उस इंपल्स को सेल बॉडी की तरफ भेजेंगे, मतलब वो इंपल्स टुवर्ड्स द सेल बॉडी है, यानी सेंट्रीपीटल। और एक्सॉन जो है वो नर्व इंपल्स को सेल बॉडी से दूर ले जाएंगे, अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, जिसे क्या कहेंगे, सेंट्रीफ्यूगल। बना लो। क्या था? नहीं, क्यों नहीं? बना लिया, लिख लिया ये।
अब एक्सॉन दो तरह के होते हैं, एक वो एक्सॉन होंगे जिन पे माइलिन शीथ होगी और एक वो एक्सॉन जिन पर माइलिन शीथ नहीं होगी। तो आगे ले रहा हूं मैं। ले लूं आगे। अब देखो, पहली चीज तो यह है कि जो भी एक्सॉन जिसमें माइलिन शीथ होगी, वो माइलिन शीथ पूरे एक्सॉन पर ऐसे कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है? डिसकंटिन्यूअस है, मतलब जगह जगह पर एब्सेंट है, और उन क्षेत्रों को कहते हैं नोड्स ऑफ रैनवियर। पहली चीज। दूसरी चीज, ये माइलिन शीथ केमिकली क्या है? तो केमिकली ये एक लिपिड है। और किस तरह का लिपिड है? स्फिंगोलिपिड है। बायोमोलिक्यूल्स में हमने देखा हुआ है। तो मतलब स्फिंगोलिपिड का मतलब है इसमें ग्लिसरॉल अल्कोहल नहीं होती, स्फिंगोसिनिक अल्कोहल होती है। तो ये माइलिन शीथ केमिकली एक लिपिड है, स्फिंगोलिपिड। अब आप सोचो, अगर ये केमिकली लिपिड है और इंपल्स जो हम ट्रांसफर कर रहे हैं वो सोडियम पोटेशियम कैसे हैं? पोलर है। सोडियम पोटेशियम पोलर मॉलिक्यूल्स, लिपिड नॉन पोलर। तो जहां जहां पर माइलिन शीथ होगी वहां वहां पर वो सोडियम पोटेशियम को कंडक्ट होने देगी? नहीं होने देगी। मतलब वो इंसुलेटर के रूप में काम करेगी। तो माइलिन शीथ केमिकली स्फिंगोलिपिड से बनी हुई है, आयंस के प्रवाह को या फ्लो को नहीं करने देगी, मतलब इंसुलेटर के रूप में काम करने करेगी। तो इस कारण क्या होगा, जितने भी माइलिनेटेड एक्सॉन्स हैं उसमें इंपल्स जो है, उसमें जो इंपल्स है वो एक नोड ऑफ रैनवियर से जंप करके दूसरे नोड ऑफ रैनवियर से ट्रांसफर करेगी। मतलब इंपल्स ऐसे कूद कूद के जाएगी, और कूद कूद के जब इंपल्स जाती है तो वो तेज कंडक्शन होता है, और इस तेज कंडक्शन को हम सैल्टेटरी कंडक्शन कहते हैं। अगर हम ऐसे एक्सॉन की बात करें जिसमें माइलिन शीथ है ही नहीं, जिसमें माइलिन शीथ नहीं है, तो उसमें इंपल्स पूरे एक्सॉन पे कंटिन्यूसली चलेगी, उसे कंटिन्यूस कंडक्शन कहेंगे, लेकिन वो कंडक्शन सैल्टेटरी कंडक्शन की तुलना में स्लो होगा। ठीक है, तो हमारे अंदर ज्यादातर माइलिनेटेड एक्सॉन्स होते हैं, नॉन भी होते हैं, माइलिनेटेड नॉन माइलिनेटेड दोनों मिलते हैं। कहां देखो यार, पूरा ब्रेन 100 बिलियन न्यूरॉन्स में कहां कहां, तो हमको आज तक ये भी नहीं मालूम, सबको तो कुछ भी नहीं मालूम है, इतना तो नहीं मालूम, लेकिन दोनों होंगे। माइलिनेटेड की फ्रीक्वेंसी थोड़ी ज्यादा होती है, उससे कुछ नहीं होता, नर्व इंपल्स की स्पीड बढ़ जाती है। एफिशिएंसी ऐसा कुछ नहीं है कि इंटेलिजेंस का मापदंड है, नहीं, स्पीड ऑफ नर्व इंपल्स। हाँ, तो पहले अपन लिख रहे हैं माइलिनेटेड एक्सॉन्स में। तो सबसे पहले लिख लेंगे द माइलिन शीथ इज डिसकंटिन्यूअस माइलिन शीथ इज डिसकंटिन्यूअस, माइलिन में लिख लेना बेटा, माइलिनेटेड एक्सॉन्स में माइलिन शीथ इज डिसकंटिन्यूअस on the axon that is regions where myelin sheath are absent, where myelin sheath are absent are called
nodes of Ranvier. Are called nodes of Ranvier. ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट, माइलिन शीथ इज कंपोज्ड ऑफ स्फिंगोलिपिड. नेक्स्ट पॉइंट इसी में लिख रहे हैं सब. माइलिन शीथ बना कौन रहा है ये तो हमको पता चल गया, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स और श्वान सेल्स बना रहे हैं. माइलिन शीथ इज कंपोज्ड ऑफ स्फिंगोलिपिड and functions as an insulator for transmission of nerve impulse. Myelin sheath is composed of sphingolipids and functions as an insulator for the transmission of nerve impulse. Thus the nerve impulse jumps from one node of Ranvier to another and this is called one node of Ranvier to another and this is called saltatory conduction. And this is called saltatory conduction, ब्रैकेट में fast conduction. और सिंपल लिख लो, नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स जो हैं उनमें माइलिन शीथ है नहीं, तो कंटिन्यूस कंडक्शन होगा जो स्लो कंडक्शन है. ये लिखा हुआ है ना बस. कैसे मैं ऐसे चल चल के जा रहा हूँ, हर एक एरिया को कवर कर रहा हूँ, और एक कोई आदमी वो कूद कूद के जा रहा है, एरिया को छोड़ छोड़ के कूद रहा है, तो ज़्यादा जल्दी कौन पहुँचेगा? हाँ, ये क्वेश्चन आ जाए आपके पास कि एक माइलिनेटेड एक्सॉन में माइलिन शीथ अगर कंटिन्यूस हो जाए, इफ द माइलिन शीथ इज कंटिन्यूस इन एन एक्सॉन, what will happen to nerve impulse? Same seed, slow, fast या no count? तो अगर कंटिन्यूस माइलिन शीथ हो गई तो फिर नर्व इंपल्स प्रोपगेट नहीं होगी.
लेंथ 1 मिनट। अच्छा सवाल है। अब आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर मेरा सवाल भी नेक्स्ट उसी पर है फिर, और पृथ्वी जी कोशिश करेंगे। मैंने कहा एक एक्सॉन है, उसकी लंबाई जो है वो 2.5 सेंटीमीटर है। एक एक्सॉन है, उसकी लंबाई 5.5 सेंटीमीटर है। दोनों माइलिनेटेड है, दोनों पर डिसकंटिन्यूस माइलिन शीथ है। दोनों में से नर्व इंपल्स की स्पीड किस में ज़्यादा होगी, एक्स में या वाई में? वाई में स्पीड ज़्यादा। कितने लोग वाई? ठीक है। कितने लोग एक्स? बाकी मेरे को यहाँ से जयपुर जाना हो और यहाँ से दिल्ली जाना हो, दोनों में समय कम या ज़्यादा लगेगा, मेरी गाड़ी की स्पीड का क्या लेना देना? मैं एक 10 किलोमीटर की रोड है और एक 100 किलोमीटर की रोड है। 10 किलोमीटर की रोड पे आप गाड़ी चला रहे हो, 100 किलोमीटर की रोड पे आप गाड़ी चला रहे हो, दोनों में स्पीड डिस्टेंस पे कब से निर्भर करने लग गई? वही समझ रहे हो आप? लेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्पीड। समझ रहे हो आप? समय, हाँ उसमें समय ज्यादा लगेगा, इसमें टाइम कम लगता है यार। लेंथ, स्पीड लेंथ पे कब से निर्भर करने लग गई? मैं 10 किलोमीटर का एरिया भी 80 किलोमीटर प्रति आवर से कवर कर सकता हूं गाड़ी, और 100 किलोमीटर का एरिया भी 80 किलोमीटर प्रति आवर से कवर कर सकता हूं। हमेशा लेंथ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड ऑफ नर्व इंपल्स। क्या पढ़ रहे हो फिजिक्स यार? पे लेंथ पे स्पीड कैसे यार अफेक्ट होगी यार? हाँ तो बेसिक ही तो है। अरे इंडिपेंडेंट, दोनों में सेम स्पीड रहेगी भाई। हाँ अच्छा, अब हमारे पास ये जो न्यूरॉन्स है, अच्छा वो बाद में, पहले तो स्ट्रक्चर क्या बाकी रह गया? माइलिन हो गया, नॉन माइलिनेटेड हो गया, एक्सॉन टर्मिनल से, और एक्सॉन के एंड पर आपके पास ये साइनेप्टिक नॉब्स होते हैं। साइनेप्टिक नॉब्स में वेसिकल्स होते हैं जिसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये लिख लो फटाफट, यही बाकी रह गया। एट दी, क्या लिख लेंगे? दी स्वोलन एंड्स, फूले हुए एक्सॉन्स। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर चल रहा है, एक्सॉन सारे हो गए। नेक्स्ट पॉइंट लिखना अलग से, वो हो गए माइलिनेटेड नॉन माइलिनेटेड हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, दी स्वोलन axonal ends the swollen axonal ends are called synaptic knob. Are called synaptic knobs, which contain vesicles in which neurotransmitters are stored. Which contain vesicles in which neurotransmitters are stored. ठीक है, ये पूरा आपके पास स्ट्रक्चर हो गया।
अब एनसीईआरटी में न्यूरॉन्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया, यूनिपोलर, बायपोलर, मल्टीपोलर। एक स्यूडो यूनिपोलर भी होता है बट जरूरत नहीं है। यूनिपोलर का मतलब है एक ही एक्सॉन है, अभी डेंड्राइट नहीं बने हैं, इसका मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेजेस के न्यूरॉन्स। बायपोलर न्यूरॉन्स हम पढ़ेंगे जब हम आइस देखेंगे। रेटिना में एक बायपोलर न्यूरॉन्स होते हैं, एक एक्सॉन और एक डेंड्राइट, और ज्यादातर न्यूरॉन्स जिसमें एक एक्सॉन और कई सारे डेंड्राइट्स होंगे वो मल्टीपोलर। क्या लाइट और साउंड क्या कर रहे हो? स्पीड, लाइट साउंड क्या कर रहे हो? नहीं, लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड। इसकी कोई एप्लीकेशन बताओ। इसका एक और एप्लीकेशन है, पीपल अपीयर ब्राइटर बिफोर दे स्पीक। हाँ हाँ, ठीक है, स्ट्रक्चर तो इतना ही देखते हैं अपन। वो पेपर लो, पेपर दिखाओ, टेस्ट पेपर तो दो। देखे, देख लिया, सब दुखी क्यों पेपर देने के बाद? हैं? धन्यवाद। धोखा क्या हो गया? जो सोचा था वो नहीं है तो सरप्राइज टेस्ट था क्या? हाँ, 140, एक मिनट, 146,
पावर हाउसेज ऑफ सेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया की बात हो रही। सिंगल लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल गलत, सर्कुलर डीएनए एंड 28S rRNA गलत, एंजाइम्स कंसर्न्ड विद एरोबिक रेस्पिरेशन थर्ड, 20S 80S rRNA 80S राइबोसोम्स होते हैं जब, अरे 80S राइबोसोम के स्ट्रक्चर में होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम 70S होते हैं। कार्बन फिक्सेशन, फोटोसिंथेसिस माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कार्बन फिक्सेशन का मतलब है कैल्विन साइकिल, क्लोरोप्लास्ट में होगी वो। 106 एनिमोफिलस, लार्ज का स्मॉल होते हैं ना, स्मॉल लाइट वेट नॉन सेकेंड है, एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी में दे रखा है। एनिमोफिलस फ्लावर्स के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखने हैं। पोलन ग्रेन्स आर लार्ज, लाइट। चैप्टर नहीं हुआ तो भी क्या हो गया? तीसरी एक यार, एक मिनट शांत हो रहो। अच्छा, ये दूसरी जनरेशन में लड़की अफेक्टेड है और तीसरी जनरेशन में कोई बच्चे अफेक्टेड है, तो फिर जनरेशन स्किप हुई ना, तो फिर ये कैसे हुआ डोमिनेंट? डोमिनेंट में हर पीढ़ी में बीमारी आनी चाहिए। करके क्या बताऊं? हाँ, नहीं होना चाहिए ना डोमिनेंट में। ये इधर देखो, पेरेंट्स है, पेरेंट्स के बाद आपके पास बच्चे आए, बच्चों में जो लड़की है सब में आ गए, ठीक है। अब जो इसकी बच्ची है उसकी शादी हुई किसी लड़के के साथ और उसमें किसी बच्चे में अफेक्ट बीमारी नहीं आई, तो वो कैसे डोमिनेंट हुआ? कैसे हुई? जो अफेक्टेड है उसको लो स्मॉल है, स्मॉल है। जो अफेक्टेड नहीं है उसको लो कैपिटल है, स्मॉल है। तो सब में स्मॉल है, स्मॉल है, स्मॉल है, स्मॉल है। नहीं आ सकता क्या? आ सकता है ना। हाँ, वन 152 फर्स्ट इवेंट, फर्स्ट आंसर। मैंने बार बार नहीं होगा फोटोलाइसिस। नोट्स खोलो, नोट्स में बार बार लिखा रखा है मैंने, फर्स्ट स्टेप इन फोटोसिंथेसिस या लाइट रिएक्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल एंड इट्स एक्साइटेशन। एक मिनट, 157 देख रहा हूं पहले। हाँ, तो क्लीस्टोगेमस फ्लावर्स अपने चैप्टर पढ़ा हुआ है तो मेरे से पूछो, नहीं पढ़ा हुआ तो क्या बताऊं? क्लीस्टोगेमस का मतलब होता है जो फ्लावर्स बंद रहते हैं, खुलते नहीं है। हाँ, और कौन सा? 129। अभी आपके बाद, उसके बाद आपका लेंगे। इन डबल हेलिक्स ईच स्टेप ऑफ एसेंट, एनसीईआरटी की लाइन है, बुक की लाइन है, कुछ नहीं है, सिर्फ में एक के ऊपर एक। वो 115 इज नॉट करेक्ट फॉर गैस्ट्रुलेशन। मरते थोड़ी है यार, कौन से ब्लास्टो में डीजेनरेट होते हैं? बाकी सब होता है। मियोसिस अकर्स इन जर्म सेल्स,
सोमैटिक सेल्स, बॉडी सेल्स में कब से मियोसिस हो गया? आपके स्किन सेल बना देंगे क्या शुक्राणु? 120। हाँ हाँ। अब 1 मिनट देख लो यार, लास्ट मेरे सरदा नहीं है। यहां पर आपको क्वेश्चन में दे ही रखा है कि ये मायोटोनिक डिस्ट्रोफी है। अब आपको पता है जो डोमिनेंट है वो प्योर हाइब्रिड दोनों में हो सकता है। तो मैंने तो पहले ये ले लिया जो बीमार नहीं है। अब अगर मैं बीमार में दो सिस्टम है, या तो मैं कैपिटल ए लूं या कैपिटल ए स्मॉल ए लूं। अगर मैं कैपिटल ए लूंगा तो सारे बीमार आ जाएंगे। सब बीमार आ रहे हैं क्या? जब सब बीमार नहीं आ रहे तो ये नहीं हो सकता, यही होगा। जो ज्यादा संख्या में पेरेंटल, कम संख्या में रिकॉम्बिनेंट आ रहे हैं, इसका मतलब इनकम्प्लीट है ट्रांस। तो क्या ये कंप्लीट लिंकेज है या इनकम्प्लीट लिंकेज है? अच्छा, लिंकेज ही नहीं है इसमें। इनकम्प्लीट लिंकेज को और क्या कहते हैं? नहीं पता ना, नोट खोलो। कंप्लीट लिंकेज होती है जब कोई रिकॉम्बिनेंट नहीं बनते तो उसको सिस कहते हैं। इनकम्प्लीट लिंकेज में जब कुछ तो ट्रांस। कौन सा? हनी बी में क्या जाएगा? तो फिर अच्छा, कौन सा क्रोमोसोम में जाता है हनी बी? बताना मेरे को, तो मैंने तो नहीं पढ़ा। हनी बी में वो मेल और फीमेल डिप्लॉयड होती है और मेल हैप्लॉयड होता है। और कौन सा होता है? तो इसको हैप्लो डिप्लॉयड मैकेनिज्म नहीं कहेंगे। अपन ने कहा लिखा क्रोमोसोमल मैकेनिज्म, कहीं दिखाओ तो। नहीं लिखा? खोलो नोट्स, जेनेटिक्स के नोट देना। सेक्स डिटर्मिनेशन देखना तो क्या लिखा है। ऐसा जिस दिन हो जाए ना कि कोई सवाल आ जाए एग्जाम में और अपन ने ना लिखा हो, उस दिन मुझे बता देना आप आके। सेक्स डिटर्मिनेशन पीछे, अरे नहीं पीछे, एक बता रहा हूं, एक सेकेंड। सेक्स डिटर्मिनेशन, हाँ हाँ, पीछे पीछे, बस अब आना चाहिए इसके बाद कहीं। ये रहा, देखना चौथा, देखना सेक्स डिटर्मिनेशन का टाइप क्या है, क्या लिखा हुआ है। इनको दिखाओ तो क्या लिखा हुआ है। आप ऐसे सवाल मत पूछा करो जिसमें आप यहाँ 121
क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस है, 2 जीन्स है, 2n+1, कितने फिनोटाइप आएंगे? 5, 1 4 6 4 1, सेकेंड आंसर। ये कर्नल कलर इन वीट नहीं हो गया? क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस क्या है? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में जब 2 जीन्स कंट्रोल करती है तो नंबर ऑफ फिनोटाइप कैसे निकालते हैं? 2n+1, तो 5 फिनोटाइप आने चाहिए, 1 4 6 4 1। ये क्वालिटेटिव मेंडेलियन इनहेरिटेंस नहीं है, डायहाइब्रिड क्रॉस वाला। चलो अब सरदा नहीं है हमारी। क्या है यार, पूछो कौन सा वाला? ये तो ऐसे, हाँ, 1 टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में केवल टेलिंग एक ही प्रोसेस है पूरे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जो टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में होता है, पॉली एडिनाइलेशन। 250 से 300 एडिनिन, एनसीईआरटी में भी लाइन लिखी हुई है, अपन ने भी लिखी हुई है। $35। डबल स्टैंडर्ड आरएनए, रियो वायरस, रोटा वायरस, वूंड ट्यूमर वायरस, 3 ही में होते हैं। एचआईवी में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, कॉलीफेज इंटू 174 सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, बैक्टीरियोफेज डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए पूछा है। ये क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे हम। 183। यूरिक, अपन प्यूरिन से यूरिक एसिड निकालते थे। प्यूरिन किस में पाया जाता है?